اپنے تعلقات کو جدید خطوط پر استوار کرنے ہیں، ان نقائص کو دور کرنے ہیں، ان خامیوں کو دور کرنے ہیں، ریفارمز لانی ہے. اور ریفارمز میں ہم نے دیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، کیونکہ ریفارمز جب تک نہیں آئیں گی، جب تک اعتماد بحال نہیں ہوگا سرمایہ کاروں کا، تب تک مسائل جوں کے توں رہیں گے. کیونکہ ہمارا ایک خواب ہے جسے ہم شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے اکنامک ساورینٹی. اکنامک ساورینٹی کے چند پیرامیٹرز ہیں، ان سب کا احاطہ کیا گیا، آج کے شو میں اس کا ذکر کیا گیا، بڑا قابل غور ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. ترکی پاکستان کاردشلے پاکستان ترکی دوستی زندہ باد. پاکستان اور ترکیہ کا تجارتی حجم کو $1 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے پر اتفاق. پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد میں کمی کے لیے 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جسے ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے تعاون سے کامیاب بنائیں گے. ترک سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. سیلاب متاثرین کے لیے امداد پر صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کے عوام کے شکر گزار ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان ترکیہ بزنس کونسل سے خطاب. صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. تجارتی حجم کو 3 سال میں $5 ارب تک بڑھانے پر تبادلہ خیال. ملاقات میں تجارتی معاہدے کا مؤثر نفاذ یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترک کاروباری شخصیات سے استنبول میں ملاقاتیں. پاکستان میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر تبادلہ خیال. ملاقات کرنے والوں میں البراق گروپ کے صدر، DEI کے کمپنی کے صدر اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والی کمپنی کے وفود شامل.
ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान को 15 करोड़ यूरो कर्ज देने का ऐलान। सदर ECO के इस्तांबुल में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। रकम पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद व बहाली और तेल की दरामद पर खर्च की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुआवनत पर ECO के सदर का शुक्रिया अदा किया। अवाम ने PTI के लॉन्ग मार्च का बाइकआउट कर दिया है। PTI पूरे पाकिस्तान से सिर्फ चंद हजार लोग जमा कर सकी। अगर तहरीक इंसाफ ने धरने का फैसला किया तो वहां ज्यादा लोग नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTV से खुसूसी गुफ्तगू। आजादी मार्च के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने रियासत की हिफाजत के लिए जंग लड़ी है, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मानसहरा में जलसा-ए-आम से खिताब। आज़रबाईजान का पाकिस्तानी चावल की दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट देने का फैसला। टैक्स छूट वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातों का नतीजा है। ब्रादर मुल्क से हमें आला मयार का चावल मिल सकता है तो किसी और जगह से क्यों मंगवाएं। सदर इल्हाम एलियॉफ, सदर आज़रबाईजान। वज़ीर खजाना की ज़ेर सदारत रिकडिट मंसूबे पर एपेक्स कमेटी का इजलास। मंसूबे की तकमील के लिए तयशुदा इकदामात पर अमल दरामद पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर खजाना की मुतल्लिका हुकाम को 15 दिसंबर से कबल मंसूबे की बहाली को यकीनी बनाने की हिदायत। मंसूबे से मईशत को तक़वियत मिलेगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद इसहाक डार। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए इकदामात नागुज़ीर हैं। आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली को अदबी मेले का उन्वान बनाना मसले को उजागर करने में मुआविन साबित होगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की नजरात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान टेलीविजन की आज 58वीं सालगिरह मनाई जा रही है। PTV गुज़श्ता 6 दहाइयों से मुल्क की सकाफत का आईनादार, रिवायतों का अमीन, कौमी उमंगों का मुहाफिज, वतन के तूलो अर्ज में बसे हर घर का रुकन PTV। पूरे पाकिस्तान को कौमी चैनल की सालगिरह मुबारक। PTV के तमाम सेंटर्स में सालगिरह का केक काटने की तकरीबात। PTV अफसरान और मुलाजमीन की शिरकत, मुल्क की खुशहाली और PTV की तरक्की के लिए दुआ। PTV ने हमेशा नामवर अदाकार, गुलकार और मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन दूरशनास करवाए। PTI लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले रहनुमा आपे से बाहर। हंगू में PTI रहनुमा को सहाफी का सवाल पसंद न आया, गुस्से में सहाफी पर हमला कर दिया। सहाफी ने सिर्फ इतना पूछा था कि मार्च के शुरका की तादाद गाड़ियों से कम क्यों है। लाहौर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल का पहला रोज। सिंध के नॉर्दर्न के खिलाफ पहली इनिंग्स में 7 विकेटों पर 230 रन। आसिफ महमूद 56 और फवाद आलम 38 रन पर नॉट आउट। नादरिन के मोहम्मद मूसा और मुबश्शिर खान की 2-2 विकेटें। फाइनल मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद में प्रैक्टिस सेशन। इंग्लिश टीम कल इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा, दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा मैच 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। आपने हेडलाइंस जानी, मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ السلام علیکم۔ پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان کی جانب سے، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے 58 اینیورسری کی بہت بہت مبارکباد۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو کہ روایت و قانون ہے، ثقافت کی پاسداری کرتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ قومی مقاصد کی آبیاری اور سربلندی کے لیے کوشاں رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ہر پلیٹ فارم پہ بڑے پروڈکٹیو کنسٹرکٹیو قسم کے پروگرام دیے ہیں اور یقیناً ایک رجحان ساز ادارے کے طور پہ اپنا لوہا منوا چکا ہے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ آگے بھی چل کر ہم اسی طرح ایک کنٹینیوٹی برقرار رکھیں اور پروڈکٹیو قسم کے پروگرام جو ہیں وہ ہم اپنے ناظرین کو دیں۔ اب آتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب اور بات کریں گے ناظرین کہ اس وقت دنیا میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متعدد تنازعات اور بحران کا سامنا ہے۔ سب سے بڑا بحران جو پوری دنیا کو اس وقت سامنے ہے وہ فوڈ کرائسس کا ہے، انرجی کرائسس کا ہے، اور جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں سر جوڑ کر تاریخی جو ادوار میں جو معاشی بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے اپنی معیشت کو سیاست کے حساب سے اس کے سمت کا متعین کر رہی ہے۔ پاکستان جو کہ ایک ترقی پذیر ممالک ہے، اور افسوس کے ساتھ کہا جائے کہ یہاں پر جو ایک سیاسی جماعت ہے اس نے اپنی سیاست کے لیے معیشت کو داؤ پر لگایا ہوا ہے، معیشت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ امریکی سازش ہے، کبھی خارجہ پالیسی کو لے کے فساد کیا جاتا ہے، کبھی سائفر پہ آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس طرح کی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور کبھی ہمارے اداروں کے سربراہان کا نام لے کر ان پر بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اور حال ہی میں ہم نے دیکھا
कि पाकिस्तानी अफवाज के जो सरबराह हैं आर्मी चीफ, उनके ओहदे को लेकर एक कंट्रोवर्सी जो है वो बनाई गई और जितनी भी कंट्रोवर्सी थी वो कयास आराइयां खत्म हुई। नए आर्मी चीफ का तयन हो चुका है जनरल आसिम मुनीर, जिनकी खिदमात जिनके तजुर्बात इस पे बहुत डिबेट हो रही है, लेकिन मैं उनका तारुफ इस हैसियत से कराऊंगी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है इमरान खान जब वजीर आजम थे उस वक्त DGISI थे और उस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने इमरान खान साहब को जाकर कुछ करप्शन के हवाले से पंजाब में और दीगर जगहों पर करप्शन के हवाले से एविडेंस के साथ रिपोर्ट पेश की। होना तो ये चाहिए था कि उस एविडेंस की बुनियाद पर एक्शन लिया जाता, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए उस एविडेंस को पसे-पुश डालकर उनको इस ओहदे से हटा दिया। DGISI एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने अपने ओहदे की कुर्बानी दी इस वजह से कि करप्शन के खिलाफ उनका नैरेटिव बहुत स्ट्रांग था। बहरहाल इंसाफ मिल गया और आज जो है पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। हम अपने शोध में इस हवाले से तो बात करेंगे नए आर्मी चीफ को क्या चैलेंजेस होंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ये जो अहम तयनाती हो गई तो क्या मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस का मकसद होता है कि हम मईशत के हवाले से बात करें, मौजूदा हुकूमत इस वक्त अपनी कोशिशें कर रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब मैं पहले भी बात कर चुकी, शहबाज शरीफ साहब तवातुर के साथ विजिट कर रहे हैं, सफारती चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके समरात आने शुरू हो चुके हैं। अभी तुर्किया के दौरे पर मौजूद रहे, जहां पर PNS खैबर का इफ्तिताह किया गया तैयब उर्दवान के साथ और एक तिजारती और इक्तिसादी मुआहदों पर आगे चलने की बातचीत भी की जा रही है। लेकिन साथ साथ जो अहम बात है वो ये कि एक्सपोर्ट सेक्टर में भी बेहतरी हमें नजर आ रही है। इसमें भी हमें प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिशें नजर आ रही हैं। 2 दौरे उन्होंने आजरबाईजान के साथ किए और अब हमें नजर आया है कि आजरबाईजान पाकिस्तान से 5 साल की राइस एक्सपोर्ट टैक्स छूट के साथ उसका फैसला किया गया। यकीनन इससे हमारी जो इकोनॉमी सेक्टर है उस पर काफी बेहतरी आएगी। अपने मैं गेस्ट का तारुफ करा दूं, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शारिक वोरा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCI, बिजनेसमैन भी है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ ही देर में हमें जमील अहमद साबिक सफीर भी ज्वाइन करेंगे। शारिक वोरा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज कर लेती हूँ। यकीनन एक आर्मी चीफ की तयनाती उसको मुल्क की सियासत में खामखाई घसीटा गया, जबकि इदारों का काम यही होता है कि सिनॉटी बेसिस पे जो है तयनाती होती है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए दाखिली और जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं उसमें कितने बेहतर होंगे आर्मी चीफ के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है, मुबारकबाद देना चाहूँगा जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो कि हमारे नए सिपह सालार हैं। और बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी जो है वो हमेशा अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही है और जाहिर है उसकी वजह ये है कि वो डिफेंडर्स हैं हमारे मुल्क के और हम इकोनॉमिक बॉर्डर्स के डिफेंडर्स हैं। तो ये दोनों डिफेंडर्स जो हैं ये पाकिस्तान के लिए न सिर्फ इन्होंने बेताशा कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि एक दूसरे के नुक्ता नज़र को भी बड़ी बेहतर अंदाज में समझा है। आपका ये सवाल कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो किस तरह बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है और हो रही है। और एक नैरेटिव जो कि PTI का इमरान खान साहब का था हमारे पुराने सिपह सलार जनरल बाजवा साहब के बारे में, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कमेंट मजबूरन कर रहा हूँ कि उनकी बर्दाश्त, उनकी हिम्मत, उनकी पेशेंस, उनकी टॉलरेंस वाज एक्सेलेंट। मतलब बीइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने जिस बिलो द बेल्ट लेवल के जो एलिगेशंस थे वो खुद, अपनी फैमिली और दूसरे लोग, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जनरल बाजवा साहब ने कुर्बानी दी है। वी सैल्यूट टू हिम। किसी भी इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने से आप अपनी नाकिस कारकर्दगी को छुपा नहीं सकते। बुनियादी तौर पे इंसान की एक साइकोलॉजिकल एक डिसएडवांटेज ये है कि मैं अपना फेलियर जो है वो किसी दूसरे के कंधे पर डालता हूँ। मसलन ये कि मैं अगर ये अज़राए मजाक ये कहूँ कि मैं कहूँ कि जी मेरे वालिद साहब अगर मुझे हार्वर्ड में भेज देते तो आज मैं बिल गेट्स होता, अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा। आप अपनी परफॉर्मेंस चूंकि जीरो है इसलिए मुख्तलिफ किस्म के जो इल्जामात हैं वो, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, कभी अमेरिका पर और कभी फॉरेन ऑफिस पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर और कभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज पर डालकर
होना ये चाहिए पॉलिटिक्स और फिर यू टर्न ले लेते हैं। और फिर यू टर्न ले लेते हैं। होना ये चाहिए जैसा कि पूरी दुनिया में होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं। आप ये बताएं कि मैंने 4 साल में क्या किया। मैंने 4 साल में क्या पाकिस्तान में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाया, क्या मैंने पाकिस्तान की सड़कों की कोई हालत बदली, कोई मैंने एजुकेशन के लिए काम किया। चूंकि दे हैव नथिंग टू शो, नथिंग टू प्रूव, और वही जैसे मैंने कहा कि फिर आप दूसरों पर इल्जामात लगाते हैं। हमको इस नैरेटिव से बाहर आना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर जमील अहमद साबिक सफेरे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब। जमील साहब, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान क्रूशल एक सिचुएशन से गुजर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो यकीनन एक मौशी इमरजेंसी पाकिस्तान में, लेकिन इसके अलावा सैलाब की सूरत हाल। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जब से इक़्तिदार संभाला है तब से उनकी मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे उनकी है कि हम अपने सफारती चैनल को बरोए कार लाकर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकें। इस वक्त तवातर के साथ उन्होंने दौरे किए हैं, जिसमें रिसेंटली अगर मैं चाइना और सऊदी अरब के दौरे की बात करूं तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा था। अभी तुर्किया के दौरे पर है, क्या कहेंगे सर आप? जी हाँ, ये देखिए हाई पावर्ड दौरे कहलाते हैं और ये इस साल में दूसरा दौरा है और ऑफिशियल विजिट है, दोनों ऑफिशियल विजिट है। वैसे हाई पावर जब दौरे होते हैं यानी विजिट्स होते हैं तो उसमें ये होता है कि यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस बहुत मजबूत और मजबूत होते जाते हैं। और तुर्की के साथ तो हमारे वैसे भी जितनी रिलेशंस है हमारी, वो रिलेशंस कम ही मिसाल मिलती है दुनिया में इतने अच्छे रिलेशंस की। तो वो उस रिलेशंस के हिसाब से हमारा ट्रेड और इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है। तो वो इन दौरों के बाद और इन दौरों के साथ उसमें सहूलत होती है। आज भी जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है तो उसमें यही बताया है कि हम ट्रेड को पहली प्रायोरिटी देंगे, डिफेंस प्रोडक्शन को प्रायोरिटी देंगे। सी पैक के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने खास तौर पर जिक्र किया है कि इसकी तकमील पूरे खत्ते के लिए खुशहाली का बायस है और खुशहाली का बायस बनेगी। और उसका मकसद ये था कि उसमें टर्की के भी तुर्किया के जो ताजर हैं उन्हें भी पहले से ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए कि वो जब सी पैक के मामलात में भी आगे बढ़ें। और आपको पता है कि सी पैक जो है वो एक्सईओ के वो ममालिक जो कि सेंट्रल एशिया ज़ाहिर है उसमें तकरीबन सारे सेंट्रल एशियन कंट्री हम लोग और इंडिया भी शामिल हो गया है बाद में, तो उसमें सी पैक से वो इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और तुर्की जो है, तुर्किया के हमारे ताजिर वो तो जो हमारे नेशनल इकोनॉमिक जोन है उसमें, तो वो उन्होंने खास तौर पर इसका तस्करा किया। और फिर जब उन्होंने बात की कि हम ट्रेड जो है उसको हम एज अ प्रायोरिटी तैयब एर्दोगान साहब ने भी कहा, और साथ ही टेररिज्म के बारे में, क्योंकि हाल ही में टर्की में भी कुछ ब्लास्ट वगैरह हुई है, टेररिज्म हुई है, तो दोनों ममालिक का ये एक मुश्तरका। लेकिन इससे हटकर बात अगर आप जियो पोलिटिकल कैनवस पर इसको देखें, जियो पोलिटिकल जो दुनिया में मंजरनामा चेंज हो रहा है और उससे और उस जियो पोलिटिकल मंजरनामे में इस वक्त जो तैयब एर्दोगान साहब ने अपना एक किरदार उसमें अदा किया है यूक्रेन के हवाले से, रशिया के हवाले से, उन्होंने शटल डिप्लोमेसी की है। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान होते हुए उन्होंने वो जो ग्रेन का यानी कि जो अनाज की रसदगाहें उन्होंने खुलवाई हैं और अपने मुल्क में कंट्रोल रूम उसका बना लिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अनाज की बड़ी शदीद किल्लत होने वाली थी, बशमूल पाकिस्तान के। तो जब उनकी एक डिप्लोमेटिक अहमियत बढ़ती जा रही है ग्लोबल जियो पोलिटिकल मंजरनामे में, तो पाकिस्तान की इतनी देरना दोस्ती टर्की के साथ और वो प्रेसिडेंट के साथ, तो उसमें ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का एक मल्टीलैटरल लेवल पर भी एक ज्यादा साफ किस्म की इमेज क्रिएट हो सकता है और हो जाना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में और हर इंटरनेशनल मामले में पाकिस्तान का साथ दिया है। जमील साहब, ऐसे तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक के साथ प्राइम मिनिस्टर जब भी जाते हैं तो तिजारती और इक़्तिसादी जो रवाबित तय किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की जाती है, लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि आप इन्वेस्टर्स को अपने मुल्क में दावत देते हैं। इन्वेस्टर्स को आप उस वक्त अपने मुल्क में दावत देंगे जब आपकी सियासी सूरत हाल जो है वो एक स्टेबल होगी।
अब आप समझते हैं ये तुर्किया के सरमाएकारों को दावत दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इस वक्त एक सियासी जमात जो है वो मुल्क को इस वक्त मईशत को रोक कर रखा हुआ है, तो जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप जितना भी फॉरेन चैनल को चला लेंगे उस तरह से ये मतलब सूदमंद साबित नहीं होगा। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये दुरुस्त है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल काम नहीं होगा और जब तक मुल्क में पॉलिटिकल गहमी खामखा की जारी रहेगी और उसकी वजह से डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है, इंटर रिलेटेड है और दुनिया के बाहर के इन्वेस्टर भी आते हैं, तो इन तमाम चीजों को देखते ही आपने अपने इंट्रो में दुरुस्त फरमाया। और हमारी ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदबख्ती होगी कि अगर हम तुर्की के इस वक्त बढ़ते हुए मंजरनामे इकोनॉमिक साइड पर, अगर मैं आपको उसको बता दूं कि टर्की में आगे 2023 जुलाई के बाद क्या होने वाला है, तो आपके नाजरीन भी इसको मैं समझता हूँ कि सुनकर यकीनन उनको तकलीफ मिलेगी। मुआहदा उनका खत्म हो रहा है जी, उनका जो हिंदुस्तानी का मुआहदा है 24 जुलाई 2023 को खत्म हो रहा है और इसका मैं पहले भी तस्करा कर चुका हूँ सिर्फ एक चैनल पे और कहीं नहीं आया इसका। तो वो उसके होने के बाद तुर्की की तिजारत मजीद खुल जाएगी। तुर्की को ये अख्तियार होगा कि वो तेल वहां से निकाले उन समुद्री हदूद से जो उनके हदूद में आते हैं, पहले वो नहीं कर सकते थे। तुर्की को जिस तरह स्वेज कैनाल से $5.5 अरब की आमदन होती है इजिप्ट को, उसी तरह तुर्की को बॉस्फोरस स्टेट से आमदन शुरू हो जाएगी। तुर्की के बाकी जो उनके तिजारत के मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे और एक इससे हटकर जो सबसे बड़ा एडवांटेज तुर्की का है, तुर्की है यूनियन इसका यूरोपियन कस्टम कमीशन का मेंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि तुर्की में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जाती हैं या जाएंगी वो उसकी रसदगाह होगी पूरे यूरोपियन कंट्री में उस मुआहदे के तहत। तो पाकिस्तान की अगर हमारी इस वक्त तिजारत बहुत कम है, $196 मिलियन है, जिसमें कि प्लस हमारा ट्रेड बैलेंस ज्यादा बेहतर है 58 मिलियन, ये कुछ भी नहीं है हमारी दोस्ती के लिहाज से देखा जाए। प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि हम 5 बिलियन तक इसको लेके जाएंगे। दोनों सरबराहान ने इस चीज का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ लासानी एग्रीमेंट के खत्म होने के बाद ये ट्रेड हमारी इससे ज्यादा बढ़ सकती है। और अब हमें चाहिए कि इस दोस्ती और इतनी ज्यादा हम महंगी प्राइम मिनिस्टर ने जो बढ़ाई है और बढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद अब हमें चाहिए कि हम FTA के तरफ चले जाएं। हमने PTA को पिछली दफा साइन कर लिया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, अब हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, जो कि काफी हमारे सालों से एक नेगोशिएशन में चल रहा है, उसमें हमारी अपनी डिपार्टमेंट कॉमर्स की जो हमारी मिनिस्ट्री और कॉमर्स के हमारे जो सेक्रेटेरिएट है उसकी कोताही है कि वो बतदरीज इस पे जो इनपुट देना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को वो इनपुट नहीं मिल रही है। अगर सही इनपुट मिले तो ये FTA ठीक है। जमील साहब, बेहतरीन तज्जिया आपने किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शारिक वोरा साहब, हम बात करते हैं हमेशा कि अब दुनिया में जो मुफादात हैं वो कहते हैं ना यूनिपोलर से बाइपोलर की तरफ कन्वर्ट हो रही है। इस वक्त अगर बड़ी अच्छी बात की जमील साहब ने कि जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उसमें इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और जंगें भी जो है वो इकोनॉमी पे ही लड़ी जाएंगी। पाकिस्तान में जो ये जो पॉलिटिकल पार्टी PTI है, इनके चेयरमैन साहब हैं, क्या उनको इस चीज का इदराक नहीं हो रहा? मैं बार बार अपने प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि जब आप हुकूमत में थे तब आप कहते थे लॉन्ग मार्च करके मईशत का पहिया जाम कर दिया है, अब आप पिंडी पहुंच गए हैं, इस वक्त मुआशी इमरजेंसी लग रही है, फूड क्राइसिस आने वाले हैं, सर्दियां आ रही हैं, गैस का बहरान है, सैलाब जदान की हालत को कोई नहीं पूछ रहा है। इन तमाम चीजों को लेके बिजनेस कम्युनिटी के क्या एफर्ट्स हैं और वो क्या कंसर्न रखते हैं, उनकी क्या क्या एडवाइसेज हैं? बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इस वक्त ये आप समझे कि बहुत हेल्पलेस है इन अ सेंस कि एक तो जो ग्लोबल चैलेंज है एनर्जी का वो तो है ही, हमारे यहाँ जो अपने गैस के रिजर्व्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, हमारे यहाँ जो अपना गैस के जो लाइन लॉसेज हैं उसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर की कैपेसिटी है वो बहुत है लेकिन हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बड़ी फॉल्टी है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री स्पेशली कराची की इंडस्ट्री जो है वो बड़ी सीरियस क्राइसिस में। जो पहला आपका ये सवाल था कि क्या हमारे इमरान खान साहब और PTI के लोगों को ये इदराक नहीं है कि उनके इस जो प्रोटेस्ट रैलीज की वजह से जो कुछ मुल्क का हाल हुआ 2016 में भी
जब 140 दिन पूरा मुल्क बंद हो गया, और फिर अब पिछले 6 माह से फिर पूरा मुल्क जो है वो, जाहिर है अगर उन्होंने पंजाब और केपी में पूरी बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को मुंजमद करके रखा हुआ है, तो वहाँ एक पैनिक की सूरत हाल है. दैट इज अबाउट 80% ऑफ पाकिस्तान. ये बिल्कुल वही सिचुएशन है. अनफॉर्चुनेटली जो 30 साल हमने यहाँ कराची वालों ने, अल्ताफ हुसैन जब एमक्यूएम के लीडर थे यहाँ पर, वो हमने भुगता है. तो अब वही सिचुएशन जो है वो पंजाब में हो गई है. सर, उससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट दे चुके हैं इमरान खान. कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान. इससे तो आप देखिए ना, दुश्मन अनासर फायदा उठाएंगे, अवाम में इसतराब होगा, एक पैनिक क्रिएट होगी, खाना जंगी के इम्कानात बढ़ सकते हैं. इन तमाम चीजों को लेकर उनको ये समझना नहीं चाहिए. मैं तो ये मतलब दिस इज सरप्राइज टू मी कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है वो अपने मुल्क के डिफॉल्ट को, जिसका क्या कोई जगह नहीं है. आज भी इसाक डार साहब का स्टेटमेंट है कि हमने जो सुकूक बॉन्ड की पेमेंट्स है वो मैच्योरिटी से पहले कर देनी है. हमने जितनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं ऑलरेडी हम कर देंगे. पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो जून 2025 तक की इंपोर्ट के लिए विद अवर इनकमिंग एक्सपोर्ट्स की जो प्रोसीड्स आएंगी, हमको कोई खदशा नहीं है. बट वो एक पॉपुलर लीडर जरूर है, लेकिन आई एम सरप्राइज कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. हालांकि उनको तो ये चाहिए पाकिस्तान के हक में इस्तेमाल कि वो पाकिस्तान के हक में, वो उनको चाहिए कि वो एनकैश करें और हम लोगों को और पाकिस्तानियों को, स्पेशली यूथ को इंस्पायर करें कि देखें कुछ नहीं होने वाला, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा. हाँ, वो ये कह सकते हैं कि मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो मेरे पास ये रोड मैप, मेरे पास ये एजेंडा है, मैं पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को इस तरह से बढ़ाऊंगा, एक्सपोर्ट्स को इस तरह से बढ़ाऊंगा. फिर जमील अहमद साहब ने जिस तरह टर्की की मिसाल दी और ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, देखिए हमारा जो इस वक्त अलमिया है वो ये है कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस है नहीं. बिल्कुल, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस होगा तो इस किस्म के फ्री ट्रेड. अभी टेक्सटाइल में हमें 11 बिलियन का वो नुकसान हो रहा है, मतलब 11 बहुत हमारी एक्सपोर्ट गिर गई है, हमारी एक्सपोर्ट डाउन हो रही है. जी बिल्कुल. तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अनफॉर्चुनेटली वो सिवाय इसके कि अपनी कुर्सी जब तक उनके पास है, पाकिस्तान है, जब तक कुर्सी है तो पाकिस्तान का सब कुछ ठीक है, और जब वो कुर्सी से बाहर हैं तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है. मैं ये समझता हूँ कि दिस इज एंटी पाकिस्तान स्लोगन. तो ये सियासी बुहरान पैदा करके दुनिया भर में जुडिशरी को चाहिए कि इसका नोटिस ले. बिल्कुल, मैं तो ये गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि उनको चाहिए कि सो मोटो एक्शन लें, नॉट ओनली अगेंस्ट इमरान खान बट एवरीबडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड सेइंग कि जी डिफॉल्ट कर जाएगा. और ये एक आप समझें कि एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा एक स्टेटमेंट होता है ना, कि कोई भी एनीबडी, टॉम डिक एंड हैरी, जिसको ना इकोनॉमिक्स का पता है, ना उसको ये पता है कि मुल्क के रिजर्व्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, वो आकर कह दे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है. तो आई थिंक कि जुडिशरी को एक सीरियस एक्शन लेना चाहिए. ठीक है, लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं, उनकी बहरहाल कोशिशें बहुत है. गो के इस कंडीशन में सियासी बहरान में जो हुकूमत की जो मशीनरी है वो यकीनन ये इससे नबर्द आजमाए. इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च और जो सो एंड सो चीजें चल रही हैं. अभी अजरबैजान ने भी जो है वो राइस एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, हमें 5 साल का जो है वो एक मतलब टैक्स छूट मिल रहा है. इससे हमारी एक्सपोर्ट को यकीनन, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत बूस्ट मिल जाएगा, बट ये एक किरण हमें नजर आ रही है. ऐसे आपको क्या एडवाइसेस आपके जहन में आती है कि हम अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को, क्योंकि देखिए हमारी इम्पोर्ट बेस इकोनॉमी है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें रैपिड क्या लेने एक्शन चाहिए? सबसे पहली तो जरूरत यह है कि हमको एज नेशन, एज कॉम, हमको ये फैसला कर लेना है कि जितने डॉलर्स हमारे पास आते हैं हमको उतनी ही इंपोर्ट करनी है. अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि 2022 जून में जब हमने अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया तो हमारा $82 बिलियन का इंपोर्ट बिल था, विच इज रिकॉर्ड डेफिसिट करंट अकाउंट का. सबसे पहली जरूरत ये है, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट मैं ये कहता हूं कि अगर इकोनॉमी स्लो भी हो जाए डजंट मैटर, लेकिन आप अगर मांगे हुए पैसे पर चीजें खरीदेंगे, कर्ज लेके गाड़ियां बनाएंगे और कर्ज लेकर आप ईंधन इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान का जो एनर्जी बिल है इट वाज $26 बिलियन. 26 अरब डॉलर का हमने तेल, कोल और LNG इस्तेमाल किया है. वेयर एज हम इन तमाम चीजों को कंट्रोल बड़ी आसानी से कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, रेलवे सिस्टम के थ्रू. जहां एक आदमी एक गाड़ी में जाता है वहां एक बस में 100 आदमी जाएंगे.
तो इस वक्त पाकिस्तान की जो आप समझें कि जो इकोनॉमी अक्सर लोग कहते हैं वेंटिलेटर पर है, नो डाउट पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इसलिए सफर कर रहे हैं कि पूरी ग्लोबल जो मार्केट है वो भी खराब है। बिल्कुल है। इस वक्त पाकिस्तान से सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट मुतासर नहीं हो रही, बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडिया, वियतनाम जो बड़े बड़े सप्लायर्स हैं दुनिया में टेक्सटाइल के, वो भी सफर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे तो हम बात करेंगे कि हुकूमत और जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है वो सस्ते जो तेल के जराए हैं उनकी तरफ भी सोच रही है और इकदाम लिए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन पर मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवीद साहब और दिफाई तज्जियाकार है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आपसे तो सबसे पहले यकीनन हम यही बात करेंगे कि अल्लाह अल्लाह करके और मुल्क के 17वें आर्मी चीफ जो जनरल आसिम मुनीर साहब तैनात हो गए हैं, उनकी खिदमात हमने देखी DGISI के तौर पर, कोर कमांडर रावलपिंडी रहे, गुजरावाला रहे, काफी उनकी खिदमात है आप। और सबसे बड़ी जो चीज है मतलब पहले आर्मी चीफ है जो एजाजी शमशीर याफ्ता है, तो सर उनके करियर के हवाले से, उनकी तैनाती के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो एक हकीकत है कि ये एक बहुत ही प्रोफेशनल सोल्जर हैं और आउटस्टैंडिंग इनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है और जितने माइलस्टोन अचीव करने होते हैं उसने 26 साल में अचीव किए हैं। ये दिन उसने नॉर्दर्न ईस्ट में कमांड किया है, फिर उन्होंने DGM में रहे हैं, ISI के DG रहे हैं, फिर कोर कमांडर रहे हैं और अब क्वार्टर ऑफिसर के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही अपराइट और सिंपल सोल्जर हैं। ही बिलीव इन टोटल प्रोफेशनल कैपेबिलिटी पर वर्क करने के लिए और इसकी वजह से आई थिंक हम सबकी तमन्नाएं के साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को और अपनी पेशा वाराना स्लाइडों में दिखाते हुए डिग्निटी और ऑनर के साथ बहुत आगे लेके जाएंगे। इसके बाद ये जो एक का भी डिसीजन है कि हम एक फ्लोर से चल रहे हैं, हमारी फौज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे पॉलिटिकल में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस डिसीजन में ये खुद भी शामिल थे, जो जनबाजों का डिसीजन तमाम कोर कमांडर का था, इसकी हमें उम्मीद है कि होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की है, पॉलिटिकल लीडरशिप की कि आप कितनी मेच्योरिटी दिखाते हैं, आप अपने मसाइल कैसे सियासी तरीके से या छोटी तरीके से हल करते हैं, मुदाखलात करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। ये टेस्ट है, जितनी हालात वहाँ बेहतर होगी उतना आदमी को मौका मिलेगा अपनी अटेंशन में वो जो ऑपरेशन ड्यूटीज हैं, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल टेस्ट उधर देख सकेंगे। तो ये एक बहुत आम बात है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि इतनी मुश्किल तरीन ये एक तकर्रुरी हुई है और इस तकर्रुरी को लेके पूरी मुल्क की जो सियासत है वो 1-2 हफ्ते तक एंगेज की गई। शायद ये लॉन्ग मार्च भी इसी एक उसका शाखसाना ही है जिसमें शहादतें भी हुई और फिर एकदम से यू टर्न ले लेना, ये सारी सूरत हाल पे क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, बात ये एक रूटीन प्रोसीजर होते हैं, 3 साल के बाद नए आर्मी चीफ को चेयरमैन जॉइंट चीफ का स्टाफ कमेटी को लगाना होता है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी। ये एक रूटीन है, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है ये उसका प्रोविडेटिव है। 5-6 नाम जाते हैं और सारे एलिजिबल एक्सपीरियंस कोर कमांडर होते हैं 3 स्टार और उनकी जगह पर जिसको कर दिया। इस बार ये बहुत बेहतर हुआ कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों सीनियरिटी के बन गए हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो जूनियर जो अगर आप जूनियर को बनाते हैं तो सीनियर जनरल रिजाइन कर देते हैं, वो नहीं होगा। एक ये बड़ा अच्छा ये प्रैक्टिस अच्छी है, इसको आइंदा में फॉलो करना चाहिए ताकि अननेसेसरी जो होती है ना वो कि ये जूनियर को बना दिया सीनियर को बना दिया वो एक खत्म हो जाती है। अब इसके बाद ये कि देखें इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि अभी भी पॉलिटिकल लीडरशिप को जरूर कॉल देनी चाहिए कि ऑपोजिशन में आए, बैठे, मुज़ाकरात करें। हम ये नहीं कि इलेक्शन की बात करेंगे, हम जनरल बात करेंगे जिससे सियासत भी हो, इकोनॉमी भी हो, इलेक्शन भी हो और जो बातें भी हो। जब टेबल पे बैठते हैं कोई हल निकाल लेते हैं, बजाय कि खुदा न खुदा कंसल्टेशन हो और फिर यहाँ पर कुछ जो सब कुछ अमवात हो जाए तो वो अपने शहर में हुकूमत तो बहुत दफा हारिस नवाज साहब बहुत दफा ऑफर कर चुकी है कि आए पार्लियामेंट में बैठ के बात करें, आपके मुतालबात क्या हैं आप सामने टेबल पर रखें, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें। लेकिन जब अगली पार्टी बात करने को तैयार नहीं है तो इस तरह तो एक मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ही रहेगा।
देखिए प्रॉब्लम ये है कि अगर इस वक्त इमरान खान पार्लियामेंट में आते हैं उनका नैरेटिव खत्म हो जाता है और उनकी पार्टी के उनके नैरेटिव को धक्का लेंगे। आई थिंक हमें एक दूसरे को स्पेस देने की जरूरत है। आप ये कह दें ठीक है, आप 4-5 लोगों की आप टीम डिटेल करें, हम डिटेल करते हैं और बैठते हैं और मसाइल सुनते हैं। अगर इमरान रिजेक्ट होता है डोंट एग्री, डोंट एक्सेप्ट, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट विल ऑन द मॉरल ग्राउंड होगी कि हमने एक दफा कोशिश की, हमने पीस को चांस दिया। इमरान खान नहीं माना, देन इट इज अप टू हिम एंड देन ही विल बी फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। बट आई थिंक नो टाइम इज ओवर, अभी देखना लगता है, ये देखना है कि खैरियत से जलसा खत्म हो। और देखिए मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होगी, और अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो फिर कितना नुकसान, नेक्सस को इशू भी है, फौज को भी कंसर्न है कि फिर आपने नया वेपन हमेशा खरीदना होता है, डॉलर कहाँ चला गया है, पैसे कम है, कैप लगाया हुआ है इंक्रीज करने के लिए डिफेंस बजट को। तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। दुनिया इंतजार कर रही है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, हालात ठीक हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो हम आए इन्वेस्ट करें और फिर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये बता दीजिए कि नए आर्मी चीफ को, ये तो अंदरूनी मामला पे हमने बात की, बैरूनी महाज पर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? देखिए बहुत चैलेंजेस हैं। एक तो यही हम जो बात करते हैं इंतजाम के बाद, सेकंड जो उनके अपने इंटरनल वो ये कि जो एक मिलिट्री का एक इमेज जो खराब हुआ है, जो एनिमी ने फिर जनरेशन वॉर में डाला, फिर वो सोशल मीडिया हैंडल आपने देखे ऑपरेशन किए और लोग प्रोटेक्शन के वो उन्होंने बड़ा खराब किया। ये उनको इमेज रीबिल्ड करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ फिर उनके जो अपने जनबाजवा के एक साथ उनके मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट बाकी ममालिक से बहुत अच्छे थे। अब जनरल आसिम को भी यही कोशिश करनी पड़ेगी कि उन ममालिक में, सऊदी अरब में, यूएई में, टर्की में और अमेरिका यहाँ विजिट करें, अपने एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट करें और रिवाइव करें जो हम जहाँ रिलैक्स करे थे। तो जनबाजवा बहुत पैसे भी ले आते थे, तो उनके पॉलिटिशियन से भी कॉन्टैक्ट थे। तो लाइक वाइज जनरल आसिम को भी ये करना पड़ेगा और साथ मिलिट्री ट्रेनिंग, ऑपरेशनल रेडीनेस, इसको तो गैर कोई फौज कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ये जो चीज आता है वो सबसे पहले फौज के ऑपरेशन रेडीनेस को देखता है, मुल्क की सॉवरेनिटी को देखता है और फिर रियासत के साथ बिल्कुल काम करने वाले कानून आता है। तो आई थिंक इस सियासत में चलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारिस नवाज साहब। और जाते जाते ये कमेंट देना चाहूंगी कि फौज को अपना इमेज ठीक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए आर्मी का जो इमेज था उसको खराब करने की कोशिश की। यही हमारी फौज है जो मुल्क के अंदर जो भी नागहानी आफत होती है फ्रंट लाइन पर आकर आवाम की खिदमत करते हैं और आवाम को हमारी फौज पर बहुत भरोसा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। शारिक वोरा साहब, अब हम बात कर लेते, चूंकि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर जितना कंट्रोवर्सी हुई, अब ये तो तैनाती हो गई, आपको लगता है कि कुछ इस्तेहकाम आएगा और इसका फायदा उठाकर जो है हम मईशत के हवाले से कुछ अच्छे इंडिकेटर्स ले सकेंगे? डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि ये जो नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, कम से कम अभी तक तो पीटीआई की तरफ से भी इस पर कोई तनाज़ा खड़ा नहीं किया गया। देखें ये एक पॉजिटिव है कि द डे समरी वॉज सेंट टू द प्रेसिडेंट, शाम को उनकी तैनाती हो गई। दैट मीन्स के नए जनरल साहब की जो तैनाती है वो इज एक्सेप्टेबल अल्हम्दुलिल्लाह टू एंटायर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहला तो जो कॉन्फिडेंस आएगा इकोनॉमिकली भी और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली भी, वो ये कि पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो हमारे इस सिपह सलार के साथ खड़ी हैं और डेफिनेटली हम तमाम पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम जो है वो अपनी फौज के साथ खड़े। तो इससे एक तब्दीली आएगी, आई है। पिछले 2 दिनों में लोगों ने आम तौर पर इस पर गुफ्तगू भी की है कि नए आर्मी चीफ आएंगे। एक कंट्रोवर्सी जो बिला वजह की कंट्रोवर्सी जो पुराने एक सियासी जमात की वजह से एक आर्मी चीफ के बारे में खड़ी की गई, वो चैप्टर क्लोज हो गया, गॉन इज गॉन, नया चैप्टर शुरू होगा। और जिस तरह हम ये कहते हैं कि फौज को सियासी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह सियासतदानों को भी फौज की मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत नहीं करनी चाहिए अपने फायदे के लिए। देखिए, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज टू वर्क फॉर पाकिस्तान, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड आर्मी लीडरशिप। हमारे आर्मी लीडरशिप की इम्पोर्टेंस इसलिए ज्यादा है कि आर्मी की जो इंस्टीट्यूशन है वो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, सबसे ज्यादा फाल है और पाकिस्तान की चूंकि हिस्ट्री में जंगें बहुत हुई,
ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी, वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी, प्लस जैसे आपने जो आते हैं हमारे कैलेमिटीज, जो तूफान या जलजले या फ्लड्स जो आते हैं, उसमें फौज का जो रोल है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। इसलिए लोगों के दिलों में फौज की एक नेचुरल जो लव फॉर आर्मी है या लव फॉर एयरफोर्स में भी वो है। वो एक बच्चा भी जब पैदा होता है वो देखता है कि हाँ ये फौज ने मेरे लिए ये कुछ किया, उसकी माँ उसका बाप उसको बताते हैं। प्लस पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली हमने अपने नेबर्स के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे। बिल्कुल, उसकी वजह से हमारी सियासत को भी नुकसान हुआ है, हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे पहली जो कोशिश ये होनी चाहिए, कोई भी लीडरशिप आए, हम लोग एज बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी ये कहते हैं कि आप अगर अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात प्लस ट्रेड नहीं कर सकते, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते, कभी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए कि ये एक ही रीजन है। मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, शायद एक चैनल पर मैंने उस दिन एक मिसाल दी कि कैलिफोर्निया जो है आधा मैक्सिको है और आधा यूएस अमेरिका है, ठीक है। अब आप देखें वही जमीन है, वही मौसम है, वही सब कुछ है, एक कैलिफोर्निया कैसा है और दूसरा कैलिफोर्निया के। इसी तरह इंडिया, पाकिस्तान, ये सारा एक ही रीजन है। आज अगर इंडिया ने अपने लोग जो वहाँ गुर्बत इतनी है और हमारे यहाँ जो इतनी गुर्बत है, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम बहुत सारा पैसा जो है वो गैर जरूरी तौर पर अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं। अच्छा, आपने बात की कि हमें अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। सऊदी अरब से हमारे देरीना ताल्लुकात, चाइना से हमारे देरीना ताल्लुकात। अब सऊदी अरब में वो घड़ी वाला मामला आ गया, लाजमी से बात है, सऊदी वलीयत आ रहे थे, वो पोस्टपोन्ड हो गया उनका। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे सऊदी अरब, वहां पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हुई है। गवादर पोर्ट में भी सऊदी अरब जो है वो इंटरेस्टेड है कि वहां पे 10 से 12 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट करे, तो ये सस्ते जो हमारे तेल के जराए हैं उनसे हम इस्तेफादा लें। अब नए आर्मी चीफ सऊदी अरब में भी अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा हमें? सबसे पहले तो ये कि देखिए, इस वक्त दुनिया में जो एमबीएस प्रिंस सुल्तान मोहम्मद बिन सुल्तान जो है क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के, वो दिस पर्सन हैज बिकम एन आइकन ऑफ चेंज। जिस तरह वो न्योम सिटी, जिस तरह कल्चरल चेंजेस, जिस तरह सकाफत में सऊदी अरब में तब्दीली आ रही है, तो हम आइंदा आने वाले सालों में सऊदी इक्तिसादी और कल्चर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क देखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह दुबई में जो उनके जो प्रिंस मोहम्मद जो हैं, उन्होंने दुबई को ट्रांसफॉर्म किया, एक छोटे से डेजर्ट को 40 साल में दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड सिटी बना दिया। इसी तरह एमबीएस जो हैं वो शायद सऊदी अरब को चेंज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि सऊदी अरब में इतनी बड़ी गुंजाइश पैदा हो रही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट की, प्लस सऊदी अरेबिया को हमारे पाकिस्तान से बेतहाशा चीजों की जरूरत पड़ेगी। वो तभी सक्सेसफुल होगी अगर हमारे उसके रिलेशनशिप ठीक होंगे। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सऊदी अरब से भी अपने ताल्लुकात खराब कर लिए थे। सीपैक प्रोजेक्ट को स्लो कर दिया। सीपैक प्रोजेक्ट चाइना से अपने ताल्लुकात खराब कर लिए थे। अमेरिका को तो वो खुलेआम कहते हैं कि जी वो उसने रिजीम चेंज की। खैर अब तो वो कहते हैं कि गॉन इज गॉन, वो अब शायद यूटर्न एक और आ गया। पॉलिटिकल लीडरशिप मैच्योर हमको चाहिए। इस किस्म की पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहिए जो एक स्कूल कॉलेज की यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हैज टू बी समवन जिसका एक सेंटेंस, एक लफ्ज जो है वो पेनिट्रेट करता है ग्लोबली भी और लोकली भी। तो गैर जरूरी, गैर जिम्मेदाराना बयानात देने सिर्फ इसलिए कि आप हर्ट हैं कि आपकी हुकूमत चली गई, भाई हुकूमत फिर आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान होगा, अच्छा पाकिस्तान होगा तो आप अच्छे हुक्मरान कहलाएंगे ना। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे हुक्मरान कहाँ? बिल्कुल लाजमी सी बात। तो 3.5 साल का अर्सा आपको मिला था तो उसमें आपने क्या तीर मार ली। बहरहाल हम बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन राइस एसोसिएशन सिंध चेला राम साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया चेला साहब। सर, अभी आजरबाईजान से किसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने तवातुर के साथ 2 दौरे किए और यकीनन वो चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जो है उसके लिए नई मंडियां हमें मिले, नए मौके हमें मिले। इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये जो 5 साल के लिए जो हम राइस एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं जो कि टैक्स से इस्तिस्ना हासिल होगा, सर छूट मिलेगी हमें?
शेला साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जब से हमारा राब्ता बहाल होता है, हम शारिक साहब, अब वही बात हो रही थी कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब तुर्किया के दौरे पर है, तो वहां पर भी उन्होंने तुर्किया को कहा है कि आप आएं, चाइना के साथ जो इक़्तिसादी राजदारी हमारी है उसमें आप हमारे साथ शराकतदारी करें। अगर इस तरह से, क्योंकि ये रीजन वाइज ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, क्योंकि तुर्किया के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक और दिफा के भी ताल्लुकात हैं, उनको भी टेररिज्म का सामना आया था, है, हमें भी था, तो इन तमाम चीजों को लेकर अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाते हैं तो हमारी पोजीशन और कितनी स्ट्रांग हो जाएगी पाकिस्तान की। तुर्किया बहरहाल हमारा बड़ा आउटस्टैंडिंग फ्रेंड है, और आज से नहीं बहुत अरसे से, और तुर्किया जो है उसने पाकिस्तान का हमेशा क्राइसिस में साथ दिया है। आई एम श्योर कि तुर्किया के साथ दौरे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के हैं वो फ्रूटफुल रहेंगे, और जितना क्लोज रिलेशनशिप हमारा तुर्किया के साथ होगा उतना हम ग्लोबली हमको फायदा होगा। ठीक है, चेला राम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सर बताइएगा, ये जो अजरबैजान से 5 साल की राइस एक्सपोर्ट जो हमें टैक्स छूट का फैसला हुआ है, यकीनन ये वो 2 विजिट है जिस प्राइम मिनिस्टर के जिसके सम्राट नजर आ रहे हैं हमें। जी बिल्कुल, ये खुश आइंदा बात है अजरबैजान की गवर्नमेंट की तरफ से। इससे पहले हमारा राइस वहाँ पर जाता था मगर कम मकदार में जाता था, और इंडियन की मार्केट वो बड़ी मकदार में थी। अब डेफिनेटली पाकिस्तान की मार्केट से ड्यूटी बिल्कुल वेव कर दिए, 0% हो गई है, तो डेफिनेट अभी हमारा शेयर जो है वो बढ़ेगा और बिजनेस हमारी बहुत अच्छी होगी राइस सेक्टर के हवाले से। ठीक है। अच्छा चेला साहब, अभी कुछ अर्से पहले रशिया से भी आया था वक्त, और राइस के हवाले से ट्रेड की बात की गई थी, उसके बारे में कोई अपडेट्स है सर, क्या बताना चाहेंगे आप हमें? देखिए, रशिया का वक्त यहाँ पर 2 विजिट कर चुका है, वो हमारी राइस मिलें भी इंस्पेक्शन कर चुका है। असल में रशिया के जीपीपी के ने हमारी मिलें भी विजिट की है, उन लोगों ने अभी तक हमारी 12 मिलें जो है वो अप्रूव की हुई है। हमने उनको जो है अराउंड कोई 40 मिल की इंस्पेक्शन करा, 40 हमारी मिलें जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी मशीन बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो ताकि वो हमारी पूरी अगर मिलें रजिस्टर हो जाती है तो रशिया के साथ भी हमारा ट्रेड खुल जाएगा। अभी तक हमारा ट्रेड खुला नहीं है, उन लोगों ने 12 मिलें लास्ट वीक हमको अप्रूव करके दी है। डेफिनेट रशिया है, और उसके बाद हमारा मैक्सिको है, तो वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और सिडाप की टीम रखी हुई है, और वहाँ का मशीन जो है वो भी काउशुम है। अगर ये 2 मार्केटें खुल जाती हैं तो डेफिनेट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा फायदा अमल होगा, और ट्रेड इससे बेहतर होगा, और फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ेगा। ठीक है, चेला साहब ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह सैलाब की सूरत हाल रही, हमारी जो ज़राअत है सबसे ज्यादा मुतासर है, और सिंध में तो बहुत ज्यादा हुई है, तो यकीनन हमारी कल्टीवेशन, जिसमें आप गंदम कह लें, कपास कह लें, वो मुतासर हुई है। चावलों की मतलब फसलों के हवाले से बताइएगा, क्या उनको नुकसान पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो हम मजीद क्या बेहतरी करके इसको और अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? देखिए, राइस हमारा जो टोटल पाकिस्तान की मैं आपको बता रहा हूँ कंजम्पशन हमारी पाकिस्तान की होती है वो 3 मिलियन टन की होती है, जो हम पाकिस्तानी लोग राइस खाते हैं, और मोस्टली हम पाकिस्तानी जो भी है वो बासमती राइस खाते हैं। उस क्रॉप का हमको कोई डर नहीं है, वो बासमती हमारा पंजाब सेक्टर में होता है, वो क्रॉप हमारा परफेक्ट है, वो सही है, उसको कोई खतरा नहीं है। दूसरी बात है सुन की, जहाँ पर सैलाब आया है और वहाँ पर हमारा जो क्रॉप है लॉन्ग ग्रेन राइस कहते हैं एरिसस को, जो 40% हमारा क्रॉप जो है वो अफेक्टेड हुआ है, और वो भी मोस्टली लाड़काना जो बेल्ट है, अपर लाइन का जो बेल्ट है वहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर जो बदीन गोलार्जी और टंडो मोहम्मद खान का जो बेल्ट है वहाँ पर जो 15-20 दिन जो पानी खड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो यील्ड की जो औसत आनी चाहिए थी पहले वाली वो नहीं आ रही है, वो काफी मिकदार में हमारी कम हो गई है। तो इस हवाले से 40% क्रॉप जो है लॉन्ग ग्रेन राइस का हमारा कम हुआ है, तो उससे एक्सपोर्ट हमारी इस साल मुतासर होगी। एटलीस्ट हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30% एक्सपोर्ट मुतासर होगी इस साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेला साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। शारिक साहब, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे चेला साहब से पहले कि सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब गवादर बंदरगाह खित्ते को जोड़ने का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उस हवाले से हमने देखा इंटरनेशनल इंसर्जेंसीज भी होती हैं, हमेशा वहाँ पे कैसे हालात रखे जाते हैं कि वो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कामयाब मुश्किल होते हैं, बहुत रेजिस्ट करना पड़ता है वहाँ पर। इस वक्त हम जो सऊदी अरब से सुन रहे थे कि 10 से 12 बिलियन डॉलर के वो वहाँ पे कोई एनर्जी प्रोजेक्ट वगैरह लगाने, ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं, उससे वही बात आ जाती है कि जो तवानाई का बहरान होगा उसको हल करने में कितनी मदद मिलेगी और कितने अरसे में?
ऑयल रिफाइनरी जो गवादर में प्लान हो रही है, डेफिनेटली वो एक ऐसा रिमोट एरिया है और फिर एक बहुत बड़ा शिपिंग हब डेवलप होने जा रहा है, स्पेशली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए और उन चाइना के उन सूबों के लिए जो उस तरह ब्लॉक्ड हैं। तो गवादर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो है वो कामयाबी का रास्ता है पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि गवादर पिछले 20 साल से मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज थी उसमें किसी के लिए अच्छा था, किसी के लिए ठीक नहीं था। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने गवादर को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। तो वो 3-4 साल का जो एक टाइम का लॉस हुआ है, अब उसको दोबारा उन कंपनीज को एंगेज करना, देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर तो मुआहदा हो जाता है, तो लेकिन किया था इतना मेगा प्रोजेक्ट? मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहा था उसको रोका क्यों था? बुनियादी तौर पर जो पीटीआई और खान साहब का जो परसेप्शन था वो ये था कि जो चाइनीज कंपनीज हैं उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं उसमें शायद बड़ी करप्शन इन्वॉल्व है, और उन्होंने ओपनली अपनी तकरीर में एक दफा चाइना में भी ये कह दिया था कि आपकी कंपनीज जो है वो बदअनवानियों में मुलविस है। एक तरफ तो हुकूमतें जो हैं और वो उनका स्टेटमेंट रज़ाक दाऊद का और रज़ाक दाऊद वो बहुत बड़ा था, वो बहुत बड़ा था। उससे पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है चाइना से उसको बड़ा धचका भी लगा था। मैं वही जो पहले मैंने कहा ना कि होना ये चाहिए कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है कंट्री का, जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, उसको अपना स्टेटमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए देना चाहिए, पार्टी के लिए नहीं, अगला इलेक्शन जीतने के लिए नहीं। अब इसके लिए जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में वो चार्ट ऑफ इकोनॉमी साइन करें। बहुत बेहतरीन, दैट इज द पॉइंट। फिर यही होगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आ जाएगी, वो अपना नैरेटिव लेकर चलेगी। जरूरत इस बात की है कि ऐसा एक थिंक टैंक हो जो पाकिस्तान की वो जरूरियात जो आइंदा 50 साल में होने जा रही हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालना है, फिर पाकिस्तान को सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है। एक छोटा सा आपको फिक्र बताऊं कि दुनिया की जो 4 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और अमेरिका, वो 40% जीडीपी दुनिया में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, पाकिस्तान 0.04%। तो पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। डिबेट इतनी अच्छी जा रही है कि क्लोजिंग मुश्किल हो रही है, लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, बस मुल्की मईशत और खुशहाली के बारे में मिल बैठकर सोचे, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के बाद। तुर्की पाकिस्तान kardeşliği, Pakistan Türkiye dostu zindabad.